नमस्कार, सनशाइन क्लासेस जेड में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एससीजी लाइव यूट्यूब चैनल। हम लोग भारत के पड़ोसी देश के सीरीज को लेके आए हुए हैं और भारत के पड़ोसी देश में हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में जाने। बहुत सारे फैक्ट्स थे, उन फैक्ट्सों को आपने देखा। आज हम लोग भारत के तीसरे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में सीरीज लेकर आए हुए हैं। आप इस नेपाल के बारे में सीखिए, पढ़िए, जानिए, समझिए। कई तरह के नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे आपको, कई तरह की चीज़ें जानने को मिलेगी। आप वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो हल्का सा भी पठन पाठन के साथ अपना योगदान दे रहे हैं या पठन पाठन से इंटरेस्ट है, कुछ सीखने की चाह रख रहे हैं, वो इस सीरीज को आप देख सकते हैं। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, ये देखिए नेपाल। ये नेपाल का झंडा है। किसका झंडा है? तो नेपाल का ही झंडा है। नेपाल जो है हमारा एक पड़ोसी देश है और हमारी विविधताएं, हमारी कल्चर्स जो है, दोनों अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हमें रूप में मिलती है। हम देखिए, पहला है नेपाल। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू। हाँ, राजधानी है तो काठमांडू है। नेपाल में मुद्रा जो है नेपाली रुपये चलता है। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया। नेपाल का राष्ट्रीय गान सयो धुंगा फूल का। सयो धुंगा फूल का, ये नेपाल का राष्ट्रीय गान है। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है और संसदीय सीट जो है 275 है, 275 है। नेपाल ब्रिटेन संधि जो है 21 दिसंबर 1923 को हुआ था। नेपाल एक ऐसा देश है जिस पर ब्रिटेन ने कब्जा नहीं किया था, संधि करना पड़ा था। और कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। मतलब एक मात्र ऐसा देश हमको लग सकता है, देख आपको हमारे पड़ोसी देश में दिखेगा जिस पर ब्रिटेन ने यानी इंग्लैंड ने कब्जा नहीं किया था। भारत में तो किया ही था। तो नेपाल ब्रिटेन संधि क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये काठमांडू का है। ये नेपाली रुपया दिख रहा है, देखिए नेपाल राष्ट्र बैंक लिखा हुआ है, ये नेपाली रुपया है। और नेपाल का ये 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया है। ये फूल है नेपाल का, जो बहुत नेपाल का जो है राष्ट्रीय फूल के रूप में प्रसिद्ध है। और ये नेपाल का संसद है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेपाली रुपया जो आपको दिख रहा है सामने फिगर में, नेपाली रुपया है। नेपाली रुपया नेपाल का आधिकारिक मुद्रा है। यानी नेपाली रुपया जिस तरह भारत में जो है रुपया आधिकारिक मुद्रा है, उसी तरह नेपाली रुपया नेपाल का आधिकारिक मुद्रा है। इसे संक्षेप में एनपीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है संक्षेप में? एनपीआर। ठीक है, नेपाली रुपीज। नेपाली रुपया 100 पैसे में विभाजित किया जाता है, यानी एक नेपाली रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। जिस तरह भारत में भी 1 रुपया जो है 100 पैसे के बराबर होता है, इसी तरह नेपाली रुपया भी 100 पैसे के बराबर होता है। 1 रुपया नेपाली रुपया जो है 100 पैसे के बराबर होता है। अब हम लोग नेपाली संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। नेपाली संसद का परिचय हम लोग देखते हैं। नेपाली संसद की सर्वोच्च विधायी संस्था है, यानी सबसे ऊंची संस्था है ये नेपाली संसद, जो कानून बनाने और संशोधन करने का काम करती है। कोई भी संसद वही करता है, कानून को बनाने और उसको संशोधन करने का काम करती है। नेपाली संसद में 3 मुख्य स्थितियां हैं। संरचना देखेंगे हम लोग तो प्रतिनिधि सभा है, जो निचला सदन जिसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। यहाँ जो निचला सदन होता है, 2 सदन इसमें भी है, एक निचला सदन और एक उच्च सदन, जिसे प्रतिनिधि जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। और दूसरा जो है राष्ट्रीय सभा है, जिसमें संसद उच्च सदन कहते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, यानी यहाँ जनता जो है डायरेक्टली वोट नहीं करती है। आपको समझ में आए कि नेपाली संसद जो है वो सर्वोच्च संस्था है, जिसमें कानून बनाने और संशोधन करने का काम होता है। इसमें 2 सदन रूप में काम करता है। एक प्रतिनिधि सभा कहते हैं, जिसको जनता डायरेक्ट वोट देकर चुनती है, और दूसरा राष्ट्रीय सभा कहते हैं, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जनता डायरेक्टली वोट नहीं देती है। जो चुनी हुई प्रतिनिधि होती है, यानी जो संसद हम चुन के भेजते हैं XYZ, वही संसद जो है वो वोट करके आगे चुनते हैं। मुख्य कार्य क्या है नेपाली संसद का? तो पहला काम तो मुख्य कानून बनाना, संशोधन करना, कानून को बनाना, और दूसरा उसका संशोधन करना। दूसरा मुख्य कार्य क्या है? बजट बनाना, बजट पास करना। कितनी सरकार खर्च करेगी एक साल में, इसका लेखा जोखा तैयार करने की स्थिति। तीसरा मुख्य कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना और उसकी निगरानी करना। कार्यपालिका किस तरह कार्य कर रही है और उसका नियंत्रण और उसका निगरानी करना,
नेपाली संसद का कार्य है। दूसरा स्थिति हम लोग काठमांडू के बारे में जानते हैं। काठमांडू जो नेपाल का राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद क्या इसका फैक्ट है, यह जो है यह घाटी में स्थित है। काठमांडू घाटी में स्थित है और देश का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र है। सांस्कृतिक केंद्र भी है, आर्थिक केंद्र भी है और राजनीतिक केंद्र भी है। यानी सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण है, देखिए बहुत सारे मंदिरें भी दिख रही है आपको। आर्थिक रूप से परिपूर्ण है और राजनीतिक रूप से भी परिपूर्ण है। काठमांडू का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 2000 साल पुराना है। यह भारत के तिब्बत का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र मार्ग था, जो विभिन्न सांस्कृतिक धर्मों के प्रभावित हुआ था। यानी भारत और तिब्बत, काठमांडू जो है दो देश, भारत और तिब्बत। तिब्बत का मतलब, तिब्बत एक अभी देश है वैसे, लेकिन वो अधिकार रूप से चाइना का हो चुका है। तो तिब्बत, दोनों के बीच जो महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था, सांस्कृतिक रूप से भी और धर्मों के रूप से भी। अपने जीवंत त्योहारों, परंपराओं, संगीत और नृत्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। काठमांडू जो है बहुत सारे अलग अलग त्योहार के लिए, परंपराओं के लिए, संगीत के लिए, नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और संगम के रूप में इन्हें मंदिर के रूप में मठ शामिल है। यहाँ हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। यानी हिंदू और बौद्ध धर्म एक साथ मिल के रहते हैं। यहाँ मठ और मंदिर, स्तूप एक साथ दिखाई देते हैं। यानी काठमांडू जो है सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम लोग नेपाली जो राष्ट्रगान है, थोयागुंगा फुल्का, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये नेपाली जो है थोयागुंगा फुल्का, ये राष्ट्रीय गान जो है प्रदीप कुमार राय द्वारा लिखी गई है और इसके संगीतकार हैं अंबर गुरुरंग गुरुरंग। ये 3 अगस्त 2007 को लिखा गया है। नेपाली राष्ट्रगान थोयागुंगा फुल्का नेपाल की विविधता, एकता, देशभक्ति की भावना और राष्ट्र के प्रकृति की सुंदरता के त्योहार और धरोहर के बारे में इसे जानने का प्रयास करती है, बताने का प्रयास करती है। यानी इससे कितने सारे सवाल बन जाते हैं आपको कि नेपाली राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो प्रदीप कुमार राय ने। किसने लिखा है? प्रदीप कुमार राय ने। संगीत किसने दिया है? अंबर गुरु गुरु रंग ने। 3 अगस्त 2007 को ये स्वीकृत किया गया था। नेपाली राष्ट्रगान जो है विविधता में एकता का प्रतीक है, देशभक्ति की भावना को जगाती है। यह गान प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देती है, सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देती है, नेपाली जनता की वीरता के गुणगान करती है। नेपाली राष्ट्रगान का महत्व क्या है? पहला महत्व है राष्ट्रीय एकता। यह विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोगों को एकता का संदेश देता है। दूसरा महत्व है गान के शब्द के प्रति गर्व से प्रेम का भेंट होता है। यानी गान, जब नेपाली राष्ट्रगान गाया जाता है तो एक प्रेम की भावना जागृत होती है, लोगों के प्रति प्रेम की भावनाएं जागृत होती है। तीसरा, प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है। यह प्राकृतिक सुंदरता और धरोहर के गुणगान को दर्शाती है। स्वतंत्रता और वीरता को दर्शाती है, जो बलिदान किए गए, जो बलिदान आजादी के लिए हुआ, उन वीर बलिदानों को दर्शाया जाता है इस राष्ट्रगान के माध्यम से। इसके बाद हमने ब्रिटेन संधि के बारे में पढ़ा था। नेपाल ब्रिटेन संधि जो कराया हुआ था नेपाल और ब्रिटेन के बीच। इस संधि को 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे और 4 मार्च 1816 को इसकी मान्यता मिली थी। नेपाल और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गोरखा युद्ध के दौरान यह संधि हुई थी। यानी गोरखा वहां के एक महत्वपूर्ण पुलिस है, व्यवस्था है, पुलिस के एक बटालियन है, इसके बीच युद्ध हुआ था और अंत में संधि के द्वारा ये युद्ध की समाप्ति हुई। क्या हुआ, इसका मूल बिंदु क्या था? नेपाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध में हारने के बाद यह संधि हुई थी। यानी नेपाल ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हार गया था, लेकिन संधि करा के युद्ध को आगे नहीं बढ़ाया गया। संधि में क्या हुआ? नेपाल अपने कई क्षेत्र को ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। यानी नेपाल जो है अपने कई क्षेत्रों को किसको देना पड़ा था? नेपाल को कई क्षेत्र को इंग्लैंड को, यानी ब्रिटेन को देना पड़ा था। ठीक है, ब्रिटेन को देना पड़ा था। जैसे काठमांडू, ललितपुर, भक्तिपुर ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया था। ये सारे काठमांडू, उस समय काठमांडू, इस तरह के जो शहर थे वो नेपाल को मजबूरन जो है ब्रिटेन को देना पड़ा था संधि के कारण। नेपाल की संधि का प्रभाव क्या हुआ? 3 प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देने लगे। भौगोलिक प्रभाव भी दिखाई दिए, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी दिखाई दिए और आर्थिक प्रभाव भी दिखाई दिए। भौगोलिक प्रभाव क्या था? नेपाल के सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल और तराई क्षेत्रों को खो दिया। महत्वपूर्ण क्षेत्र जो थे नेपाल के सिक्किम, कुमाऊं,
गढ़वाल और तराई के क्षेत्र जो थे, महत्वपूर्ण क्षेत्र, इन्होंने खो दिया। नेपाल में वर्तमान सीमा रेखा इसी संधि के प्रारूप है। जो सीमा रेखा दिखाई दे नेपाल का, जो इस तरह का है, वो नेपाल का सीमा रेखा जो इसी संधि के रूप में दिखाई देता है। राजनीतिक प्रभाव क्या मिला? नेपाल में ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि जब किसी राज्य में ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया तो ब्रिटेन वहां आने लगेगा, ब्रिटेन का व्यापार होने लगेगा। नेपाल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन नेपाल इससे एक फायदा हुआ उससे कि स्वतंत्रता को बनाए रखा, वो कब्जा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ राज्यों को खोया, भले कुछ राज्यों को उन्होंने खोया, लेकिन कुछ राज्यों से पूरा देश पे कब्जा नहीं हुआ। जैसे भारत में हमारे पूरे देश पे कब्जा हो गया, सरकार पे कब्जा हो गया था, नेपाल में ये नहीं हुआ। नेपाल संधि के बाद नेपाल में आंतरिक राजनीति में स्थिरता में वृद्धि हुई। जो अस्थिरता थी आंतरिक राजनीति में, लोग इधर उधर भटके हुए थे, तो लोगों को समझ में आ गया नेताओं को कि अगर देश में स्थिरता लाएंगे तभी तो देश में कोई दूसरा आदमी कब्जा नहीं कर पाएगा। तो लोगों में स्थिरता पैदा हुई। नेपाल संधि ने यानी संधि ने नेपाल ब्रिटेन के संबंधों को नींव रखी, और बाद में नेपाल और ब्रिटेन के जो अच्छे संबंध बने, ये इसकी नींव जो ही संधि के बाद ही हुआ। आर्थिक प्रभाव क्या हुआ? नेपाल को ब्रिटिश की बजावट तक पहुंच मिली। ये फायदा, नेपाल के लोग जो है जब संधि में बेहतर संबंध हुए तो नेपाल के लोग ब्रिटिश बाजारों तक गए, यानी नेपाल का सामान, नेपाल का वस्तु, नेपाल का कपड़ा, नेपाल का कल्चर ब्रिटिश बाजारों तक गया। व्यापारिक मार्गों में सुधार हुआ। जो मार्ग बनाए गए नेपाल से ब्रिटेन की तरफ या कहीं और तरफ जो है, उन व्यापारिक मार्गों में सुधार भी हुआ, रास्तों में सुधार भी देखने को मिला। अब हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय फूल बुरुस है। ये जो हमने लाल फूल से पहले देखा था, इस फूल का नाम क्या है? बुरुस है। नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ पीपल का और पाइन का पेड़ है। पीपल का पेड़ देखिए यहाँ है, पाइन का पेड़ का चित्र हम लोग आगे दिखाएंगे। राष्ट्रीय पशु गाय है, गाय तो हम लोग जानते ही हैं। और राष्ट्रीय पंछी जो है वेस्टर्न ट्रेंगोपान है, जो बहुत खूबसूरत पंछी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम वेस्टर्न ट्रेंगोपान है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। आगे बढ़े तो पहले हम नेपाल के जो राष्ट्रीय फूल बुरुस है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बुरुस जिसे अंग्रेजी में रेडोडेंड्रॉन कहते हैं, और इसका राष्ट्रीय फूल, यह नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। यह फूल सुंदरता के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध होता है। यह फूल जो है वह लाल और गुलाबी और सफेद रंग में होता है। किस रंग में? लाल, गुलाबी और सफेद रंग में होता है। इस फूल का महत्व क्या है? तो सांस्कृतिक महत्व है कि नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में यह पवित्र माना जाता है। नेपाल के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ वाला इलाका है, उसमें ये फूल जो है क्या होते हैं? पवित्र माने जाते हैं। विभिन्न त्योहारों में इसका उपयोग होता है। यह फूल नेपाल की संस्कृति, परंपराओं का विशेष स्थान मान रखता है। पर्यावरणीय महत्व क्या है? पर्यावरण के इसका क्या महत्व है? बुरुज जो है हिमालय क्षेत्र के जीव विविधता को बनाए रखता है। यानी बुरुज जो हिमालय क्षेत्र में जीव विविधताएं होती है, उसे बनाए रखने में सहायक है। ये विभिन्न वन्य जीव के आवास और भोजन के लिए स्रोत भी है। बहुत सारे वन्य जीव जो है भोजन इसमें करते हैं, इससे करते हैं, और आवास के लिए भी एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। बहुत घना पेड़ में ये फूलता हुआ दिखाई देता है। ब्रूस फूल का उपयोग क्या है? बहुत सारे उपयोग भी होते हैं। ब्रूस फूल का उपयोग जो है, पत्तियों का उपयोग पारंपरिक रूप से जो औषधियां बनाने में किया जाता है, यानी पत्ती से औषधि बनाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक इसका फूल होता है, पत्ती होता है। आर्थिक महत्व क्या है? तो ब्रूस के लिए बड़े उत्पाद में व्यापार मेला का आयोजन होता है। ब्रूस फूल से बने उत्पादों का, चाहे फूल हो, पत्ती हो, इनसे व्यापारिक मेला का आयोजन होता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायता मिलती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है वो डेवलप होती है। यह पर्यटन को प्रोत्साहन देता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। इससे जो है फूलों की सुंदरता को देखने में नेपाल से लोग, बहुत जगह से लोग आते हैं इस फूल की सुंदरता देखने के लिए। एक ही जगह पे कई फूल लगाए जाते हैं, पहाड़ों पर फूल लगाए जाते हैं, पहाड़ी इलाके में फूल बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इससे बहुत बड़े मात्रा में दूसरे देश के लोग भी या दूसरे राज्यों से नेपाल के उन जगहों में पहुंचते हैं जहां ये फूल बड़ी मात्रा में होती है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ पीपल, पीपल तो हमारे देश में भी होता है, तो पीपल के बारे में भी कुछ ये जान लेते हैं। पीपल जिसे वैज्ञानिक नाम में फिसस रेगुलेसा कहा जाता है, नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ भी है। इसे पवित्र धार्मिक दृष्टिकोण से माना जाता है। भारत में भी इसे पवित्र माना जाता है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी मजबूत है। इसका स्थानीय नाम पीपल होता है। पीपल का पेड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। पीपल का पेड़ जो है हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। बौद्ध धर्म में इसलिए क्योंकि पीपल पेड़ के नीचे जो है
बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बुद्ध भगवान तपस्या किए थे। इससे बुद्धत्व प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है, यानी जिससे गुण की प्राप्ति हो। बुद्ध जहाँ तपस्या करके अपने गुण को मतलब अपने ज्ञान को प्राप्ति किए थे, इसलिए उन्हें प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था, इसलिए ये पवित्र माना जाना शुरू हो गया था। इसका पर्यावरणीय महत्व क्या है? तो पीपल का पेड़ शुद्ध हवा देता है, ऑक्सीजन की उच्च मात्रा उत्पन्न करता है। पीपल का पेड़ जो है ज्यादा मात्रा में शुद्ध हवा देता है, ऑक्सीजन की उच्च मात्रा उत्पन्न करता है। यह छाया प्रदान करता है और मिट्टी के क्षरण को रोकती है, यानी छाया भी देती है, और जहाँ पेड़ रहेगा वहाँ मिट्टी तो बहना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, यानी मिट्टी के बहने को कम करती है। नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ एक और जो है पाइन, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पाइन जिसका वैज्ञानिक नाम पाइनस रॉक्सबर्गी है, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह पेड़ अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होता है। वैज्ञानिक नाम तो हम लोग जान लिए, अस्थायी नाम इसका पाइन होता है। पाइन का पेड़ मिट्टी की स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। यह वन्य जीवों के आवास और भोजन के लिए मुख्य स्रोत होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ पाइन का महत्व देखते हैं। पाइन से भवन निर्माण में बहुत सहायता करता है, फर्नीचर बनता है, कागज उद्योग में इसका उत्पादन किया जाता है, उपयोग किया जाता है, गोंद बनता है इससे, यानी गोंद भवन निर्माण, फर्नीचर, कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पाइन का उपयोग जो है औषधि के रूप में भी किया जाता है, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसलिए दोनों पेड़ को नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया गया है। अब हम नेपाल के सीमा रेखा को देखते हैं। नेपाल का सीमा रेखा जो है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार से मिलता है, क्योंकि भारत के साथ सीमा रेखा मिलना है। यहाँ देखिए भारत की सीमा रेखा के साथ नेपाल का सीमा रेखा जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ मिलते हुए दिखाई देता है। इसको याद करने के लिए आप उत्तर शिखंड बीबंग के रूप में इसे याद कर सकते हैं। उत्तर शिखंड बीबंग के रूप में इसे याद कर सकते हैं। इसकी लंबाई जो है 1751 किलोमीटर है, यानी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर है। नेपाल के प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है? तो घाटू नृत्य, चंडी नृत्य, देवरा नृत्य, मयूर नृत्य, धन नृत्य, लखे नृत्य और सोरथे नृत्य, ये नेपाल का जो है प्रमुख नृत्य है। ये देखिए घाटू नृत्य है, ये देखिए चंडी नृत्य है, ठीक है, ये चंडी नृत्य है, नीचे वाला सेकंड चंडी नृत्य है। तीसरा जो देवरा नृत्य है, ये देखो मोर के पंख को लेकर डांस किया जा रहा है, तो ये मयूर नृत्य है। ये धन नृत्य है, ये लखे नृत्य है जिसमें बहुत सारे चित्र के रूप में डांस किया जाता है, और सोरथे नृत्य आपको चित्र के रूप में दिखाई दे रहा है, जो सबसे शांत रूप में नृत्य होता है। नेपाल की प्रमुख नदियां कोशी नदी, गंडक नदी, महाकाली नदी, घाघरा नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, और कमला नदी है। ये आपको नेपाल की नदियां इस मैप के माध्यम से दिखाई देती होगी। इसके बाद नेपाल की प्रमुख चोटी के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेपाल की जो प्रमुख चोटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो भारत के भी लिए एक बहुत बड़ा गर्व का बात है, भारत की सीमा रेखा में भी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह सबसे ऊंची चोटी में से एक है, और उसी चोटी से सटा हुआ एक चोटी है जिसका नाम लोहतसे है, और ये 8,516 मीटर है। और तीसरी चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। तीनों का चित्र आपको यहाँ दिखाई दे सकता है। तो हमने इस बारे में नेपाल की पूरी गतिविधि का अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। और अगर हमें हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना हो, 11, 12, 9, 10 या किसी और क्लासेस में कंप्यूटर क्लासेस में जुड़ना हो, तो हमें कॉन्टेक्ट करें। हमारा फ़ोन नंबर है 8674894098। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। कोई सुझाव हो तो हमें सुझाव अवश्य भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर।